जैसे मैंने लाइसेंस सर्वर का इंस्टॉलेशन और वेब इंटरफेस का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगर दोनों ही नहीं बताया, वेब इंटरफेस और लाइसेंस। तो इसको हम 7.15 में कवर कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 6.5 में होता है वेब इंटरफेस और 7.x में होता है स्टोर। तो वेब इंटरफेस तो 7.x को कवर नहीं करेगा, वो कहीं पे भी कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करता 7.x के एनवायरमेंट से। बट अगर हम वेब इंटरफेस की जगह स्टोर फ्रंट इंस्टॉल करते हैं और उसके दो सर्वर हम लोड बैलेंस पे रखते हैं एचए करके, तो उन दोनों सर्वर पे हम 6.5 का एनवायरमेंट भी रन करा सकते हैं और 7.5 का भी एनवायरमेंट रन करा सकते हैं। 6.5 में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिट्रिक्स में? लाइसेंस सर्वर, डेटाबेस, ज़ेनएप कंपोनेंट सर्वर्स मींस ज़ेनएप सर्वर्स और वेब इंटरफेस। अब हम ज़ेनएप सर्वर्स को हटा देते हैं साइड, वहां पे हम रख देते हैं ज़ेनएप 7.15 के सर्वर। तो लाइसेंस सर्वर हमारा वही रहेगा, स्टोर फ्रंट हमारा वही रहेगा, डेटाबेस चेंज हो जाएगा। इट मींस कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में दोनों ही चल रहे हैं 6.5 और 7.15, तो 7.15 का अपना डेटाबेस होगा, 6.5 का अपना डेटाबेस होगा। ठीक है, दोनों के लिए सर्वर चाहिए हाई अवेलेबिलिटी वाले। एक मिनट। या ओके। तो दोनों ही केस में ये रहेगा कि अगर जैसे मान लो मेरे से जो इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है अबाउट योर एक्सपीरियंस और योर डे टू डे एक्टिविटी। तो डे टू डे एक्टिविटी मैं बाद में बता दूंगा। एक और क्वेश्चन आता है अबाउट योर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में मुझे क्या बोलना होगा कि मेरे पास 6.5 का भी इन्वायरमेंट रनिंग में है, 7.15 का भी इन्वायरमेंट रनिंग में। 6.5 में क्या होगा? स्टोर फ्रंट होगा, क्योंकि कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। स्टोर फ्रंट 6.5 को भी सपोर्ट करता है और 7.15 को भी सपोर्ट करता है। लाइसेंस सर्वर कॉमन है क्योंकि दोनों पे ही सपोर्ट कर जाएगा। डेटाबेस दोनों का अलग अलग होगा और ज़ेनएप 6.5 का जो सर्वर इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा, 7.15 का अलग होगा, 6.5 का अलग होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्वर हमको ऐसे करने होते हैं कि अराउंड 100 सर्वर से ज्यादा हो जाए। अगर 100 सर्वर से एबव का एनवायरनमेंट है तो इसका गुड एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग्स। ओके, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरनमेंट को कैसे सेग्रीगेट करना है। तो 6.5 में आएंगे तो स्टोर फ्रंट के दो सर्वर होंगे, लोड बैलेंस्ड एचएमए। दो सर्वर हो गए हमारे स्टोर फ्रंट के, दो सर्वर हो गए हमारे डिलीवरी कंट्रोलर 7.15 के लिए। और वीडीए हम कितने भी दे सकते हैं कि मेरे पास 50 वीडीए हैं 7.15, तो 50 वीडीए, दो डिलीवरी कंट्रोलर, दो डेटाबेस सर्वर 7.15। तो ये टोटल कितने हो गए? 50। ठीक, एक लाइसेंस सर्वर 55, लाइसेंस सर्वर दोनों में कॉमन है, दो वेब इंटरफेस 57। अब ज़ेनएप पे आते हैं। ज़ेनएप में हम ये कह सकते हैं कि 25 सर्वर्स। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। एक इन्वायरमेंट बनेगा 7.15 में डेवलपमेंट के लिए, एक बनेगा प्रोडक्शन के लिए। डेवलपमेंट में क्या होगा कि मेरे पास कोई नई एप्लीकेशन आती है पब्लिश करने के लिए यूजर के लिए, तो पहले हम उसको डेव इन्वायरमेंट में लेके इंस्टॉल करते हैं, यूजर के लिए पब्लिश करते हैं। जो एप्लीकेशन टीम होगी वो टेस्ट करेगी, यूजर टेस्ट करेगा। जब सक्सेसफुल हो जाएगी टेस्टिंग, सेम एप्लीकेशन को विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन हम 7.15 में प्लेस कर सकते हैं। सेम चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी होगी 6.5 के लिए कि एक डेव इन्वायरमेंट होगा और एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होगा। तो मेरे पास क्या होगा? चार कैटेगरी होगी, जिसमें वेब इंटरफेस के दो, वेब स्टोर फ्रंट के दो सर्वर, लाइसेंस का एक सर्वर, 3 सर्वर ये, और बाकी जो 100 सर्वर्स
रहेंगे उन 100 सर्वर्स को ऐसे कैटेगराइज करना है कि कुछ डेवलपमेंट में चले जाएं, कुछ सर्वर हमारे प्रोडक्शन में चले जाएं। तो हमेशा डेवलपमेंट पे कम सर्वर होते हैं। सपोज 6.5 के लिए मैंने 10 सर्वर्स लिए डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे 35 टू 40 सर्वर्स या 50 सर्वर्स लेने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए। सेम थिंग इन 7.15 कि अगर मैं 10 या 5 सर्वर्स लेके चल रहा हूँ डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे 30 टू 50 सर्वर्स अरेंज करने होंगे प्रोडक्शन के लिए। तो इनका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरा टोटल जो है वो 100 से एबव का एनवायरनमेंट हो। तो अगर कोई ये कहता है कि मैंने 100 से एबव के एनवायरनमेंट में काम किया है, तो वो ऐसे हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे को 7.15 के एनवायरनमेंट में भी नॉलेज है, और 100 सर्वर्स का जो एनवायरनमेंट होता है सिट्रिक्स में, वो मोर देन एनफ होता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के। अब इन सारे कंपोनेंट्स को छोड़ के 6.5 में आते हैं, तो मॉनिटरिंग हम करते हैं एच साइट से। एच साइट एक अलग कंपोनेंट होता है। जब हम प्लेटिनम एडिशन का लाइसेंस परचेज करते हैं सिट्रिक्स से, तो एच साइट हमको फ्री मिलता है, जो कि हेल्थ चेक करता है सर्वर्स की कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, कितने यूजर लॉगिन कर रहे हैं, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट वीकली और मंथली वाइज रिपोर्ट हम उसे जनरेट करते हैं। ओके, ये अब यही 6.5 के लिए होता है? 6.5 के लिए होता है एच साइट। ओके, अब इसी चीज को जब 7.x में जाते हैं, तो ये अपग्रेड हो जाता है, और इसकी जगह जो सेम कंपोनेंट आता है वो आता है डायरेक्टर। डायरेक्ट। डायरेक्टर ओके, तो डायरेक्ट। वो भी जब मैं इंस्टॉलेशन का टाइम आएगा 7.x में, वो दिखा दूंगा कि कैसे उसको करते हैं मैनेज। ओके, तो 7.x में डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर का भी सेम रोल होता है कि वो एक तो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट निकालता है, दूसरी बात है कि ट्रबल शूटिंग भी हम थ्रू डायरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसमें कुछ ना कुछ नए फीचर हो। उन फीचर्स के बेस पे अब जो शेडोइंग हम 6.5 में थ्रू ऐप सेंटर कंसोल करते थे कि यूजर का शेडो लेके हम टेस्ट करते थे कि क्या इशू आ रहा है, या उसको ट्रैक करते थे, फाइंड आउट करके फिक्स करते थे उसको, वो चीज अब हम डायरेक्टर में करते हैं। तो कुछ फीचर्स जो है ऐप सेंटर के, वो डाइवर्ट हो चुके हैं डायरेक्टर पे, और वो चीजें हम डायरेक्टर पे मैनेज करते हैं। 7.15 में एक और चीज है कि अगर मान लो कि सिट्रिक्स वाले बंदे को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है स्टूडियो कंसोल मैनेज करने के लिए, स्टूडियो कंसोल सेम ऐसे ही होता है जैसे ऐप सेंटर है 7.15 6.5। ओके, 6.5 में ऐप सेंटर होगा, 7.15 में स्टूडियो कंसोल। अब वहां से सारी चीजें मैनेज करेगा जो स्टूडियो का, जैसे एप्लीकेशन ऐड करना है, रिमूव करना है, किसी यूजर को एक्सेस देना है, उस यूजर का एक्सेस रिमूव करना है, तो वो सारी स्टूडियो से होंगी। लेकिन कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, तो वो सारी चीजें कहाँ से होंगी? डायरेक्टर। डायरेक्टर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक में जाके दोनों का ही डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब फिलहाल आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं है कवर करने के लिए। एक तो ये होगा कि जैसे Synapse 1 है, ये पुराना सर्वर है, नए सर्वर को अभी मैंने पावर ऑन नहीं किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमको मिल जाता है सिट्रिक्स, जो भी मैंने इंस्टॉलेशन की है लास्ट टाइम जो आपने वीडियो पे देखा, वो सारी चीजें यहाँ पे ही आ जाएंगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन टूल, इसमें है सिट्रिक्स एसएसएल रिले कॉन्फ़िगरेशन, आईसीए क्लाइंट प्रिंटर या प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। फिर लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, शैडो टास्क बार, जब हम शैडो करते हैं किसी को, और ये होता है स्पीड स्क्रीन लेटेंसी। ये 5 टूल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनेजमेंट कंसोल, ऐप सेंटर, इसके बारे में देख ही लिया आपने। सिंगल साइन ऑन, या इसको पहले बोलते थे पासवर्ड मैनेजर, ये क्या करता है कि जितने भी पासवर्ड आप रखते हो उसको मैनेज करता है। और सिंगल साइन ऑन मतलब अगर आपने एक बार कहीं पे लॉगिन कर लिया, सेम थिंग लाइक आप गूगल के किसी एक कंपोनेंट पे लॉगिन करो, आपने जीमेल पे लॉगिन, आप सेम लॉगिन को यूज करके यूट्यूब भी ओपन कर सकते हो, और बाकी जो टूल्स हैं गूगल के वो भी ओपन कर सकते हो। वो होता है सिंगल साइन ऑन। मीन्स एक बार आपने लॉगिन किया कहीं पे, तो आप जितने भी कंपोनेंट्स है, जो भी, मान लो सिट्रिक्स पे आपने लॉगिन किया, सिट्रिक्स के यूआरएल पे आपको 10 एप्लीकेशंस,
आपने किसी एक एप्लीकेशन पे लॉगिन किया, फर्स्ट एप्लीकेशन पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा। हम्म, सेम आईडी से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये सिंगल साइन ऑन का फीचर है इसमें, जिसको पासवर्ड मैनेजर बोलते थे। पासवर्ड मैनेजर एक अलग टूल होता था। जब आप प्लेटिनम लाइसेंस लेते हो तो आपको पासवर्ड मैनेजर भी मिलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। सेटिंग्स में गए, यहाँ पे ये 6.5 का दे रखा है मैंने, तो 6.5 की आईएसओ ओपन कर लेते हैं कि आईएसओ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सेटिंग्स, सी ड्राइव कनेक्टेड, ओके, विंडोज कैन नॉट फाइंड द, ओके। मैं इसको फिर से मैप करता हूँ, मैपिंग नहीं रही, ब्राउज करके 6.5, मैंने 6.5 की आईएसओ माउंट कर दी है यार। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर, ओके, ये हो गई, विजिबल है। आईएसओ यस माउंट होगा नहीं यहाँ पे। यस विजिबल है। मैंने राउट क्लिक किया, ओपन किया इसको। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो आईएसओ के अंदर होते हैं। अब इसमें सेटअप टूल्स, एकदम फ्रंट से आते हैं। स्टोव फ्रंट, सिट्रिक्स रिसीवर फॉर स्टोव फ्रंट, मतलब ये स्टोव फ्रंट को भी सपोर्ट करता है। उसके लिए ये रिसीवर कंपोनेंट्स है। रिसीवर होता है जो आईसीए क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं, या हम्म, सिट्रिक्स रिसीवर बोलते हैं। आज की डेट में अगर हम 7.15 पे जाएं तो हमको मिलेगा वर्क वर्क स्पेस, स्पेस। वर्क स्पेस क्लाइंट। तो ये सेम चीज है, वर्क स्पेस क्लाइंट का डाउनग्रेडेड वर्जन है। पहले यूज होता था 6.5 में, लेकिन उसी समय पे ये स्टोव फ्रंट का भी आ गया था कि रिसीवर फॉर स्टोव फ्रंट। अगर मैं 7.x यूज कर रहा था, 7.15 या 7.5, 7.8, तो वहां पे ये वर्क करेगा मेरा। ओके। फिर है पासवर्ड मैनेजर, जिस कंपोनेंट के लिए मैं बात कर रहा था, इसका हम्म, प्लगइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सर्विसेज में पासवर्ड मैनेजर का सेटअप पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये सेम डबल क्लिक करेंगे, एमएसआई फाइल है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश, और यहाँ से हम जो भी पासवर्ड है वो मैनेज कर सकते तो ये एसएसओ के सिमिलर काम करेगा, सिंगल साइन हैं। ऑन यस, के। हाँ, सिंगल साइन ऑन के सिमिलर काम, ये प्रोडक्ट ही उसी चीज के लिए सिमिलर साइन ऑन का। ओके। पासवर्ड मैनेजर का एक अलग सर्वर होता है जहां से हम सारे पासवर्ड मैनेज करते हैं, इसमें सारे पासवर्ड सेव हो जाते हैं। तो वो भी हमको क्रिएट करना पड़ता है एक अलग सर्वर। हम्म। ओके। फिर नेक्स्ट आता है रिसीवर फॉर प्लगइन्स। अब ऑनलाइन प्लगइन और ऑफलाइन प्लगइन दोनों होते हैं। सिट्रिक्स लिनक्स पे भी काम करता है, मैक पे भी काम करता है, विंडोज पे भी काम कर सकता है। तो ये लिनक्स के लिए वर्जन है 386, i386 जो चलता है लिनक्स पे। ये विंडोज का वर्जन है। रिसीवर, सिट्रिक्स रिसीवर आ गया, एंटरप्राइज। इनको बस डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे रिसीवर का आइकन आ जाता है। ओके। ये है रिसीवर का आइकन। इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। अगर किसी क्लाइंट के डेस्कटॉप में या लैपटॉप में रिसीवर है, तो रिसीवर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहीं से चेक करते हैं। राइट क्लिक करके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और नई विंडो ओपन हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आ गई ऑफलाइन प्लगइन। वर्जन दे रखा है, इनेबल है, इज इनेबल्ड।
ऑनलाइन प्लगइन। अब ऑनलाइन प्लगइन और ऑफलाइन प्लगइन किस लिए होता है कि मैं लाइव देखता हूँ, जब मैं स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन पब्लिश करता हूँ ना, तो स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि स्ट्रीम टू सर्वर और स्ट्रीम टू क्लाइंट, हम्म। उसमें ये यूज होता है। नेक्स्ट है ये ऑफलाइन प्लगइन है। ऑफलाइन प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल होता है। ऐप स्ट्रीमिंग, सिट्रिक्स ऑफलाइन प्लगइन। ऐप स्ट्रीमिंग मतलब जहां पे मेरी स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन यूज हो रही वहां पे ये वर्क करेगा। अगर ये कंपोनेंट नहीं इंस्टॉल है तो कोई भी एप्लीकेशन जो स्ट्रीम्ड है और पब्लिश्ड है वो यूजर के लिए ओपन नहीं है। ओके। ठीक है। ये सिंगल साइन ऑन प्लगइन है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं सिट्रिक्स के। इसके बाद स्टोर फ्रंट दिखा दिया। स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर, स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर होता है, स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर मैंने बताया है पहले। हाँ, एक बार बताया है आपने। स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर में क्या होता है, अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, डीपली नहीं बताया इसको, इस बार हम्म। बताया। हम्म। स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर में क्या होता है कि स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर वर्क कैसे करता है ये समझो। अगर मैं सिमिलर कंपोनेंट की बात करूं तो स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर के जो सिमिलर होता है कंपोनेंट वो VMware का होता है थिनएप। अगर मैं इसको सर्च करूंगा थिनएप को, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ एक बार दिखाने के लिए कि आइकन कैसा होता है इसका। ओके। VMware थिनएप, ये आइकन है। ठीक है। हम्म। थिनएप और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो मेरा स्ट्रीमिंग प्रोफाइलर है इसकी एक ड्रॉबैक था मेन, कि ये जब प्रोफाइल क्रिएट करता है तो वो क्रिएट करता है डॉट प्रोफाइल के एक्सटेंशन में। लाइक अगर आप नोटपैड की कोई फाइल बनाते हो तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट टी डॉट। एक्स टी। डॉक का होता है, हम्म। वर्ड का होता है डॉट DOC। हम्म। ठीक उसी तरह से जब प्रोफाइलर पे कोई प्रोफाइल क्रिएट होती है तो उसका जो प्रोफाइल होता है एक्सटेंशन वो होता है डॉट प्रोफाइल। और डॉट प्रोफाइल जो भी एप्लीकेशन क्रिएट होती है वो केवल और केवल सिट्रिक्स रीड कर सकता ओके। है। ठीक है। मतलब उसको मैं अगर सिट्रिक्स के थ्रू पब्लिश करूंगा तभी वो एप्लीकेशन यूजर एक्सेस कर पाएगा और उसको उस पर वर्क कर पाएगा। बट जो थिनएप है, थिनएप का हम्म। प्लस पॉइंट ये है कि थिनएप में जो मैं एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा उसकी प्रोफाइल क्रिएट करूंगा वो .exe और .msi के फॉर्मेट में आती है। मीन्स अगर मैं उसको सिट्रिक्स के थ्रू उस एप्लीकेशन को नहीं भी पब्लिश कर रहा हूँ ना तो भी हम्म। वो एप्लीकेशन कहीं से भी एक्सेसिबल होगी। जस्ट आप ये समझ के चलो कि जैसे मुझे कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन की प्रोफाइल बनानी है MS वर्ड की। अब MS हम्म। वर्ड में क्या होता है कि मैं जब इंस्टॉल करूंगा तो नेक्स्ट 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 फिनिश करके की उसके जो लाइसेंस की होता है वो देना होता है, फिर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है। बट अगर इस थिनएप को यूज करेंगे तो वो एप्लीकेशन क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को क्रिएट करके उसके एक पैकेज बना देगी और एक सिंगल EXE फाइल बना देगी। उस EXE फाइल को आप किसी भी लैपटॉप में किसी भी डेस्कटॉप में आप रखो, हम्म। कॉपी पेस्ट करो, डबल क्लिक करो, वो आपकी वर्ड एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, आप उस पर काम कर सकते हो। सेम ऐसे ही होगा जैसे आप इंस्टॉल एप्लीकेशन पे काम करते हो, फाइल भी सेव ही सब कुछ। तो वो उसका एक प्लस पॉइंट था कि विदाउट सिट्रिक्स एनवायरनमेंट के भी उसके थ्रू थ्रू अगर हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो वो हम यूजर को एक्सेस करा सकते हैं। और दूसरी चीज वो MSI या EXE में होती है, इसका मतलब हम उसको अगर यहाँ से जाते हैं सिट्रिक्स के कंसोल से, ऐप सेंटर से, तो यहाँ पे भी हम जब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हम एज ए नॉर्मल एप्लीकेशन उसको पब्लिश कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम हम्म। एप्लीकेशन नेम देके। और इसको हम सिंपल एक एप्लीकेशन एक्सेस फ्रॉम सर्वर करेंगे और यहाँ हम्म। से हम जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम केवल उस EXE, एक सिंगल फाइल होगी, उस EXE की लोकेशन दे देंगे और वो एप्लीकेशन हम पब्लिश कर देंगे। मींस वहां पे क्या है कि वो एप्लीकेशन सिट्रिक्स के थ्रू भी एक्सेसिबल रहेगी और
नॉन सिट्रिक्स इन्वायरमेंट में भी वो एप्लीकेशन अगर हम कहीं कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन रन करेगी। अब मेन मुद्दा ये है कि ये वर्क कैसे करता है, चाहे वो सिट्रिक्स प्रोफाइलर हो या वो थिनएप। थिनैप क्या करता है कि पहले जब आप थिनैप को रन करते हो या प्रोफाइलर को रन करते हो, तो वो जिस भी सिस्टम पे आप रन करते हो उस सिस्टम के पूरी तरह से स्कैन करता है, उसकी एक कॉपी बना लेता है। जब कॉपी वो बनाता है उस समय कोई भी एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल नहीं है, राइट। हम्म। तो एक कोर कॉपी बनती है। अब उस कॉपी को ये साइड में रखता है, फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास कि इंस्टॉल द एप्लीकेशन। फिर मैं उस इंस्टॉल एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर सर्वर पे इंस्टॉल करूंगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद फिर से क्या करेगा, ये थिनैप या प्रोफाइलर फिर से एक कॉपी बनाएगा जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ठीक है। अब जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो वो अपनी रजिस्ट्री एंट्री वगैरह जो कुछ भी करना है उस सर्वर पे वो सारी चीजें करेगी। तो एक कॉपी हो गई फ्रेश, और एक कॉपी हो गई जिसमें उस एप्लीकेशन की रजिस्ट्री एंट्री वगैरह सब कुछ। ये एप्लीकेशंस क्या करती है, इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर देती है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास आता है वो कोर एप्लीकेशन का आ जाता है और रजिस्ट्री एंट्री की डिटेल आ जाती है, और उसके बेस पे वो एक EXE या डॉट प्रोफाइल क्रिएट करके साइड में रखता है। अब जब उस EXE को या प्रोफाइलर को हम कहीं पे रन कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे, तो वो क्या करती है, जब एप्लीकेशन रन होती है तो रन होने के टाइम पे वो जो भी एंट्रीज होती हैं उसकी, वो एक वर्चुअल एंट्री बना देती है उस पर्टिकुलर सर्वर, और वो एप्लीकेशन रन हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस। कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं, बस ये पूछना था कि जैसे ये स्टोर, ये ऐप सेंटर में जो ये एप्लीकेशंस हैं जो ऐड की हुई हैं हम लोगों ने, हम्म। तो ये इनकी भी क्या स्ट्रीम्ड प्रोफाइल होती है क्या? हाँ। ओके। एप्लीकेशन जो हम स्ट्रीम्ड प्रोफाइल नहीं होती। अब हम्म। सपोज मैं अभी आपको यही दिखाना चाह रहा था हाँ। हाँ। कि जैसे मैंने ये स्ट्रीम प्रोफाइलर ओपन किया, हम्म। मैं इसमें एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। हम्म। न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मैं इसमें अभी एक नई प्रोफाइल बनाऊंगा। थिनैप का मैं तब दिखाऊंगा क्योंकि थिनैप का लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो गया। तो थिनैप मैं ओके। आपको 7.x के केस में दिखा दूंगा कि कैसे 7.x में थिनैप के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको पब्लिश करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोफाइलर का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। तो प्रोफाइलर यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, थिनैप में 7.x में कवर। अब प्रोफाइलर मैंने दे दिया ABC, कुछ भी दे दिया ACP। नेक्स्ट। अब ये क्या है, इनेबल यूजर अपडेट, मींस जो भी मेरी प्रोफाइल क्रिएट होगी उसमें यूजर अपडेट कर सकता है, तो इसको हम इनेबल नहीं करते हैं। क्योंकि हम्म। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूजर सेम एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स पुश करते हैं, तो इसको इस वजह से हम इनेबल नहीं करते। नेक्स्ट आता है इनेबल सपोर्ट फॉर ऑफलाइन प्लगइन। अब अगर ऑफलाइन प्लगइन मेरे पास नहीं है यूजर के पास, तो वो स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑफलाइन प्लगइन भी क्लाइंट के डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना होता था। हम्म। नेक्स्ट करते हैं। वैसे एक चीज ये समझ लेना कि इसका अब यूज नहीं है, किसी भी ओके। इन्वायरमेंट में प्रोफाइलर नहीं यूज होता है। अगर यूज होता भी है कहीं पे तो थिन ऐप यूज होता है। ठीक है। ओके। ओके, बट ये, आउटडेटेड है। हाँ, आउटडेटेड है। दूसरी बात है कि इसका ड्रॉबैक मैंने बता दिया कि ये हाँ केवल हाँ। नेटवर्क के थ्रू रीड होता है, इसलिए इसको ज्यादा कंपनीज ने प्रिफर्ड नहीं किया, और इसकी जगह थिनैप ने ले ली, क्योंकि थिनैप के पास ऑप्शन ये था कि वो EXE फाइल देता था, और वो हम्म। EXE फाइल इजीली कहीं से भी पब्लिश हो जाती थी। अगर पब्लिश नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम उसको एक्सेस कर सकते थे जेन डेस्कटॉप के थ्रू। जेन डेस्कटॉप में क्या होगा, हम यूजर को पूरा डेस्कटॉप दे देते हैं। अब हम्म। उसमें जो EXE फाइल रखी होगी उस EXE फाइल पे क्लिक करेगा उसको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होगा कि हम प्रोफाइलर पे जाके एप्लीकेशन बनाए और वो केवल स्क्रिप्ट के थ्रू ही पब्लिश हम्म। करें। ठीक है। यस, तो गॉट इट। अभी सिलेक्ट लिंक प्रोफाइल ये होता है कि अगर मेरी कोई ऑलरेडी प्रोफाइल बनी है तो उसको मुझे अपडेट करने के लिए मैं उस प्रोफाइल को यहाँ से चूज कर सकता हूँ। ठीक। अब सी ड्राइव में जाएंगे तो इसमें प्रोफाइल के नाम से कोई ना कोई फोल्डर होना चाहिए। अ, तो उस प्रोफाइल को, जैसे मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है मेरी, अब हम्म। उस पर मुझे कोई अपडेट करना है। लाइक विंडोज का प्रोफाइल आ गया, ठीक है, ऑफिस का हम्म। नया पैच है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल पड़ी हुई है, तो
मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो उस प्रोफाइल को मैं कैसे अपडेट करूंगा, उस प्रोफाइल को यहाँ पे मैं ब्राउज कर लूंगा, फिर नेक्स्ट करके उस पर जो भी अपडेट डालने हैं वो डाल दूंगा। बट अभी मैं न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना बता रहा हूँ, तो न्यू प्रोफाइल के लिए हमें उसे नहीं चूज करना है। नेक्स्ट आके हमें ये देखना है कि हमारी प्रोफाइल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट कर सकती है। तो मान लो मैंने एक्सपी चूज कर लिया, 2003 चूज कर लिया, 2003 नहीं चूज करते, 2008 चूज करते हैं, ठीक है। ओके। फिर विंडोज 10 होगा तो 2008 चूज कर लिया, क्योंकि इस समय पे 2008 और 2010 का ऑप्शन नहीं था। तो अब इसके बाद मुझे लैंग्वेज कौन कौन सी देनी है उस एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज चूज करता हूँ, तो जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो उस समय वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वो ये पूछेगी। अगर मान लो चाइना का यूजर है तो चाइनीज सेलेक्ट कर सकता है, यूएस का यूजर है तो इंग्लिश चूज कर सकता है, और इंडिया का यूजर है तो हिंदी चूज कर सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा इसको। यू हैव चूजन ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्डर देन द वंस, ओके। तो ओल्डर वाला कौन सा है मेरा, एक्सपी मैंने ले लिया, एक्सपी को मैं हटा देता हूँ, विंडोज 7 ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, कोई नहीं। अब दो ऑप्शन आ रहा है, एडवांस इंस्टॉलेशन, क्विक इंस्टॉलेशन। एडवांस इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो वन बाय वन सारी चीजें मुझे देनी होंगी। क्विक में नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा उस एप्लीकेशन को जो मुझे लाइक वीएलसी ले लेते हैं। नेक्स्ट किया। अब लॉन्च इंस्टॉल, ये क्या करेगा, एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा। एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से जैसे ही इंस्टॉल करते हैं। अभी ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं पहले इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अगर ये एप्लीकेशन मेरे सर्वर पे इंस्टॉल नहीं होती तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होता है। ओके। अब ये नेक्स्ट आया, अब ये इंस्टॉलेशन होने लगा, ठीक है। पहले इसने डिटेल्स ले ली, अब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये प्रोफाइल क्रिएट करेगा। इंस्टॉलेशन के बाद मैंने फिनिश कर दिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। ये लॉन्च हो रही है एप्लीकेशन, मैंने यहाँ से लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट किया। अब ये एप्लीकेशन की डिटेल आ गई कि क्या क्या चीजें लॉन्च इसमें इंस्टॉल हो गई। मैं मीडिया प्लेयर लेता हूँ, और कुछ नहीं लेंगे, रन करके देखते हैं इसको। रन हो रहा है, नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह हम किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। ओके किया। अब बीएलसी मीडिया प्लेयर लिया मैंने, अगर मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट वीएसटी, अगर इसको क्रिएट करेंगे तो इस एप्लीकेशन के लिए अलग एक हार्ड डिस्क बन जाएगी, वर्चुअल हार्ड डिस्क। बट वो मुझे नहीं बनाना है क्योंकि ये अननेसेसरी स्पेस कवर करेगी। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करके ये हमने फिनिश कर देंगे, तो इसकी एक प्रोफाइल बन जाएगी वीएलसी डॉट प्रोफाइल के नाम से, ओके। तो अब मैंने इसको फिनिश किया। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जब क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। अभी क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने दो। इन बिटवीन हम जब क्रिएट हो जाएगी तो सेव का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमें जो भी पाथ देना है, मान लो हम इसको डेस्कटॉप पे ही रख लेते हैं। डेस्कटॉप पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, सी ड्राइव, इसके लिए सी ड्राइव पे न्यू फोल्डर बनाते हैं, AC कैंसिल किया, ब्राउज किया इसको। अब ये AC भी आ गया, इसके अंदर हमने सेव कर दिया। अब मेरी प्रोफाइल बन गई, और ये प्रोफाइल ACB के अंदर
ये सेव हो गई। ठीक है, अब हम्म इसमें देखो ये ACB डॉट प्रोफाइल है, ये मेन प्रोफाइल फोल्डर है, फाइल है हम्म जिसको मुझे पब्लिश करना है। अब मैं यहाँ से आके पब्लिश एप्लीकेशन पे गया, सेम प्रोसेस है जैसे मैनुअल एप्लीकेशन पहले करते थे। हम्म नेक्स्ट किया, हमने यहाँ दे दिया ACB, कोई भी नाम दे सकते हैं, डिपेंड करता है ये। फिर स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे गए क्योंकि ये स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन है। अब हम्म हम इसमें स्ट्रीम टू सर्वर लेते हैं। हम्म देखो, स्ट्रीम टू सर्वर और स्ट्रीम टू क्लाइंट, इन हम्म दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना। स्ट्रीम टू सर्वर करते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन एक्सेस आ रहा है, हम्म और ये सर्वर एक्सेस में सर्वर आ रहा है। एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन लेते हैं, तो देखो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में लोकेशन बढ़ गई, लोकेशन इंक्रीज हो गई दोनों। हम्म सर्वर में भी लोकेशन आ गई और यहाँ पे भी लोकेशन आ गई। अब फिर मैं इसको चेंज करूँ, हम्म लोकेशन का ऑप्शन हट गया है दोनों जगह हम्म से। स्ट्रीम टू क्लाइंट पे गए तो यहाँ पे कोई भी लोकेशन नहीं आ रहा, ना ही सर्वर का ऑप्शन आ रहा है। स्ट्रीम हम्म टू क्लाइंट में क्या होता है कि मेरी एप्लीकेशन जो होती है वो क्लाइंट पे, मतलब अगर अपना लैपटॉप यूज कर रहा है यूजर, तो लैपटॉप पे स्ट्रीम्ड होगी, तो उसको सर्वर का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रीम टू सर्वर लूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जिस भी सर्वर पे यूजर का सेशन जाएगा उस पे स्ट्रीम्ड होगी, फिर यूजर उसको एक्सेस करे। तो इस वजह से अगर मैं स्ट्रीम टू सर्वर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सर्वर भी देना पड़ता है, कौन से सर्वर पे। तो अभी मैं स्ट्रीम टू सर्वर हम्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रीम टू क्लाइंट में कुछ भी नहीं करना होता है, वो भी मैं इसके बाद दिखा दूँ। ओके यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज करके मैंने कहाँ पे रखा है, सी ड्राइव में। एसीबी, एसीबी में गया, मुझे प्रोफाइल आ गई, ओपन कर दिया। हम्म ठीक है, अब ओपन करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी तीन एप्लीकेशन मैंने जब प्रोफाइल बनाई थी, तीन एप्लीकेशन दिख रही, ये हम्म तीनों आ गई। मैं मीडिया प्लेयर लेकर हम्म नेक्स्ट किया, ऑफलाइन एक्सेस हो गया ये, अब सर्वर एक्सेस पे आया ये। अब यहाँ पे मुझे सर्वर ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड कर हम्म दिया मैंने सर्वर। नेक्स्ट, मुझे यूजर ऐड करना होगा। अब मैं इसको फिर से पैक करता हूँ और स्ट्रीम टू क्लाइंट पे लेके जाता हूँ। ओके मैं लेके गया स्ट्रीम टू क्लाइंट, यहाँ पे मुझे सर्वर नहीं ऐड करना है, हम्म मैंने केवल प्रोफाइल चेक किया, एप्लीकेशन चूज की, नेक्स्ट किया, और यूजर ऐड किया, किस किस यूजर को मुझे एक्सेस देना है। ठीक है, हम्म और नेक्स्ट नेक्स्ट करके वैसे ही फिनिश कर देना। अब मैं आता हूँ फिर से, एक ऑप्शन और था, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मुझे क्या है कि दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन लोकेशन भी देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे मुझे ऑफलाइन एक्सेस इनेबल करना होगा, दोनों ही केस में, चाहे स्ट्रीम टू सर्वर जाऊं चाहे स्ट्रीम टू क्लाइंट जाऊं। ओके नेक्स्ट, कमांड डायरेक्टरी देनी होगी। अब यहाँ पे मुझे चूज करना होगा फिर से उसी एप्लीकेशन को, एसीबी को, और और एसीबी की मुझे जो कमांड डायरेक्टरी है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब कमांड डायरेक्टरी इसलिए नहीं ले रहा है कि दिस इज आस्किंग फॉर EXE फाइल। अब मैं ऑल फाइल्स यहाँ देता हूँ, एसीबी ओपन, ये आ गया। श्रेया, छोड़ो यार। ठीक है, ये कमांड डायरेक्टरी हो गई इसकी। नेक्स्ट किया मैंने इसको, फिर मुझे सर्वर ऐड करना था, मैंने सर्वर ऐड किया, उसके बाद मैं यूजर ऐड करूंगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि हमें प्रोफाइल, अगर मैं डॉट प्रोफाइल कोई बना रहा हूँ एप्लीकेशन स्ट्रीम, तो वो कैसे करेगा। अब सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन बना रखी है। लाइक इस पे मैंने राइट क्लिक किया, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पे गए, और नेम टाइप स्ट्रीम टू सर्वर दिख रहा है। फिर लोकेशन, ये है MS ऑफिस टेस्ट प्रोफाइल, डॉट प्रोफाइल में आ गया। यहाँ पे इसने ये सारी एप्लीकेशन ले रखी हैं विंडोज की, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन मैं चूज कर सकता हूँ। मैं एक्सेस कर लूँ तो ये एक्सेस हो जाएगी। ओके ठीक, तो मेरे पास ये सारे, क्योंकि पैकेज के अंदर जब पैकेज इंस्टॉल करते हैं और प्रोफाइल बनाते हैं उसकी, तो उस पैकेज में जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सारा कुछ
उसकी हर एक की एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ओके। फिर आते हैं सर्वर पे। मैंने यहाँ पे 2 सर्वर ऐड कर रखे हैं, यूजर मैंने ऐड कर रखा है और आइकन दे रखा है, ठीक है। ओके। तो जो भी मैं चाहे वो स्ट्रीम्ड प्रोफाइल हो या वो नॉर्मल एप्लीकेशन हो, उस पे राइट क्लिक करके उसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं चेक कर सकता हूँ। सेकंड, कोई भी एप्लीकेशन होगी उसको मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लिया। अब मेरी क्रिटिकल जो एप्लीकेशन होगी, अब सपोज करो कि पूरी टीम में एक बंदा मैं ही हूँ जिसके पास इस एप्लीकेशन को जिसने एक्सपोर्ट करके रखा है। कल को किसी से मिस्टेक होती है, एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, उस केस में क्या होगा कि एस्केलेशन होगा, ऑन कॉल खुलेगी, सभी बंदे ब्रिज पे आके बैठेंगे, और इस एप्लीकेशन को अगर मैंने विद इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स आते ही मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे पास बैकअप है, उस बैकअप को स्टोर करके और एप्लीकेशन मैंने यूजर के लिए प्रोवाइड कर दिया और एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट का फोकस आ जाएगा। और रही बात कि कैसे डिलीट हुई है एप्लीकेशन, कैसे वर्क करना इसने बंद किया है, तो उसके लिए हम हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री चेक पे कर, देख लेंगे। ओके। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमिंग को छोड़ के अगर हम बात करते हैं 7.x में, तो हम 7.x में स्ट्रीमिंग नहीं यूज करते क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है वहाँ। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीमिंग के बाद रिसीवर पे। रिसीवर का एक तो प्लगइन वर्जन आपने देख लिया है, अबाउट में जाके रिसीवर का वर्जन कौन सा है वो यहाँ पे शो होता है। यूजर सेटिंग पे जाएंगे तो यूजर सेटिंग, एडवांस रिसीवर मेन्यू आइटम, और ये 2 ऑप्शन है रिसीवर इसमें। से रिलेटेड रियल टाइम सिनेरियो क्या आता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखो, अगर मेरे पास रिसीवर इंस्टॉल नहीं है तो मैं जब एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा, एप्लीकेशन कनेक्टिविटी होगी सब कुछ, आईसीए फाइल मुझे शो होगी कि आईसीए फाइल डाउनलोड होगी .ica, और एप्लीकेशन मेरी नहीं लॉन्च, वहां पे आ जाएगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड या रिसीवर नॉट फाउंड, या रिसीवर मेरा अगर ओल्ड डेटेड है तो एप्लीकेशन लॉन्च होगी, पॉपअप होगी, और वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं। मतलब एप्लीकेशन लॉन्च होती है ऐसे करके दिखती है कि एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। या फिर ओके। एरर मैसेज आ जाएगा कि जो रिसीवर का है, जैसे मैंने कल दिखाया था ना, ये 1114, हाँ उस हाँ टाइप हाँ से हाँ। कोई एरर मैसेज आएगा। उस एरर को जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि क्या इशू। मेनली ये होता है कि अगर रिसीवर नहीं इंस्टॉल है या रिसीवर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होगी, ओके। वही एप्लीकेशन किसी दूसरे यूजर के लिए लॉन्च हो, ठीक है। ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आते हैं तो टूल्स की बात कर ले। एक टूल्स है ये लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, और लिसनर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आरडीएस से मैच करते हुए होता है सेम। अगर मैं स्टार्ट पे जाता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस पे जाऊंगा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सिट्रिक्स का, कि अगर मैं सिट्रिक्स इन्वायरमेंट में हूँ तो सिट्रिक्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस के लिए भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि इसका भी लाइसेंस मेरे पास होना चाहिए, जो कि पर डिवाइस और पर यूजर बेस होता है। जो आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन मैंने दिखाया था जेन डेस्कटॉप के लिए कंकरेंट और पर डिवाइस पर यूजर, यस। वो वो लाइसेंस भी यहीं पे मिलता है। कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट से आरडीएस लाइसेंस ले रहा हूँ, आरडीएस कैल बोलते हैं, आरडीएस आरडीएस कैल। CAL। तो ओके। आरडीएस के अगर मैं लाइसेंस ले रहा हूँ तो आरडीएस के लाइसेंस मुझे पर डिवाइस और पर यूजर बेस मिलते हैं। पर डिवाइस में क्या होता है कि एक डिवाइस पे वो लाइसेंस फिक्स हो जाएगा, उस पर कितने भी मल्टीपल यूजर लॉग इन करें, ओके। और यूजर लाइसेंस मिलेगा, वो यूजर किसी भी डिवाइस से लॉग इन, मतलब एक ओके। केस में क्या है कि लाइसेंस हार्डवेयर बेस्ड होगा, लैपटॉप को एक लाइसेंस मिल जाएगा, अब इससे मल्टीपल यूजर को लॉग इन कराओ, या फिर पर एक यूजर। यूजर को लाइसेंस मिल जाएगा, वो यूजर किसी भी डिवाइस से कहीं से भी लॉग इन कर सकता
ओके। तो इट्स बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड कि उनको किस टाइप का लाइसेंस चाहिए। ठीक। हम्म। अब होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। अब होस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये आरडीएस का है, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप एक चीज देख रहे होगे, आईसीए भी है और आरडीपी भी है। हम्म। आरडीपी के लाइसेंस पे पहले मैं क्लिक क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लाइसेंस है पर डिवाइस। ठीक है। हम्म। और आईसीए पे मैं जाता हूँ, आईसीए भी है पर डिवाइस। हर डिवाइस। अब यही सेम चीज मैं यहाँ से आके देखता हूँ, आईसीए टीसीपी लिसनर पोर्ट होता है, आईसीए आईसीए 1494 जो ये पोर्ट नंबर दिख रहा है। अब ओके। इसको एडिट करने के लिए मैं एडिट कर सकता हूँ, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे। नेटवर्क अडेप्टर, सेशन लिमिट मुझे कितनी देनी है, कितने टाइम तक यूजर का सेशन एक्टिव रहेगा, वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। कि सपोज यूजर डिस्कनेक्ट हो गया हम्म। और रिकनेक्ट करता है दोबारा, और मैंने हम्म। यहाँ पे नेवर दे रखा है, तो यूजर जब दोबारा ट्राई करेगा सेम एप्लीकेशन को तो फ्रेश एप्लीकेशन रन करेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दे दिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि मान लो यूजर का सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है और यूजर दोबारा ट्राई करता है विद इन 5 मिनट्स, तो सेम सेशन उसको मिल जाएगा, जहां पे उसका सेशन ब्रेक हुआ था वहीं पे उसको सेशन मिल जाएगा। ठीक है। ओके। ओके। मैं इसको कैंसिल आ, कर देता हूँ। इसका एक बार दोबारा से दिखा देंगे कैसे ओपन होगा? आईसीए हाँ, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। पहले दिखाता हूँ आईसीए लिसनर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में गए। इसके अंदर अगर सिट्रिक्स इंस्टॉल कर रखा है मैंने तो सिट्रिक्स का टैब आ जाएगा, फोल्डर। इस पे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और आईसीए लिसनर कॉन्फ़िगरेशन। ओके। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। ओपन हो गया। और सेकेंड है, अगर मैं विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाता हूँ, जहां से मैं सिट्रिक्स के फोल्डर पे गया था, मैं सिट्रिक्स पे ना जाके रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज पे जाता हूँ। यहाँ पे ओके। रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। अब हम्म। लाइसेंस, ये लाइसेंस डायग्नोस्टिक जो है, ये है मेरा आरडीएस के लिए। ये आ रहा है नंबर ऑफ आरडीएस कैल 0। अगर 0 हम्म। है तो मेरा यूजर कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पाएगा। इसके लिए मुझे लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा और उस लाइसेंस को इस पर्टिकुलर सर्वर पे डालना पड़ेगा। अब इसका जो आरडीएस लाइसेंस सर्वर है वो है जेनएप 1, मतलब कि सेम सर्वर। हम्म। ठीक है। यस। एरर मैसेज दिख रहा है ये, आरडीएस कैल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिमोट सेशन होस्ट सर्वर। हम्म। अब इस आरडीएस कैल की अगर मुझे डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आके आरडीएस पे जाऊंगा और आरडीएस की ये पूरी डिटेल, रिमोट डेस्कटॉप ओके। लाइसेंस मॉड पर डिवाइस, रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस सर्वर स्पेसिफाइड। अब इसको मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ मैं चूज कर सकता हूँ पर डिवाइस चाहिए या पर यूजर चाहिए। हम्म। लाइसेंस सर्वर कौन सा है ये मुझे मिल गया है। अगर कोई दूसरा लाइसेंस सर्वर है तो मैं उसको यहाँ ऐड कर सकता हूँ। ये आईपी एड्रेस है लाइसेंस सर्वर का। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। ठीक ओके। है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब डिलीट टेम्परेरी फोल्डर ऑन एग्जिट, यस है। मींस अगर कोई यूजर टेम्प फोल्डर के थ्रू लॉगिन होता है, मतलब उसकी टेम्प प्रोफाइल बन रही है, ना तो रोमिंग प्रोफाइल है वो, ना ही मैंडेटरी है, ना ही लोकल प्रोफाइल, एक टेम्प प्रोफाइल होती है। तो जब टेम्परेरी प्रोफाइल से यूजर लॉगिन करेगा तो वो जब एग्जिट करेगा तो वो डिलीट हो जाएगी। यूजर टेम्परेरी फोल्डर पर सेशन। ठीक, यूज टेम्परेरी फोल्डर मतलब एक ही टेम्परेरी फोल्डर यूज करेगा पर सेशन। ओके। रिस्ट्रिक्ट इज यूजर या सिंगल सेशन, उसके लिए भी अलाउ है। लॉग ऑन मोड ऑल, अलाउ ऑल कनेक्शन। अब इसको हम अगर यहाँ से क्लिक करते हैं तो फिर सेम उस पे जाते हैं और ये ऑप्शन आ जाता है। मतलब ये सारे ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं
वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता ओके। हूँ। अब ये तो हो गया RDS कैल के लिए, रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन का। और यहाँ पे आके देखते हैं ये लिसनर पोर्ट। लिसनर ये सिट्रिक्स के लिए होता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिट्रिक्स इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन मुझे नहीं दिखेगा। ओके। इसमें पोर्ट नंबर ICA के लिए, अगर ICA यूजर के डेस्कटॉप पे है, मान लीजिए आपके लैपटॉप पे ICA क्लाइंट इंस्टॉल है, रिसीवर या ICA या वर्क स्पेस, तो वो 1494 पे ही कम्युनिकेट करता है विद द सिट्रिक्स इन्वायरमेंट। एडिट कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक करके देखें, डबल क्लिक किया मैंने, सेशन लिमिट आ गई, कितनी दे सकते हैं, नेटवर्क अडेप्टर आ गया, क्लिक किया। अगर मेरे पास जो भी नेटवर्क अडेप्टर है वो मैं चूज कर सकता हूँ कि किस पे अलाउ करेगा, किस पे नहीं। ICA कनेक्शन लिमिट, अनलिमिटेड कनेक्शन दे रखा है, और यहाँ पे मैक्सिमम कनेक्शन मैं सेट कर सकता हूँ कि कितने ICA कनेक्शन क्रिएट हो सकते हैं थ्रू दिस इन्वायरमेंट। ओके। ओके। इसमें एक और चीज होती है कि इसको हम डिसेबल करके फिर इनेबल कर सकते हैं। अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर सर्वर पे यूजर का लॉगिन नहीं आ रहा है, या जैसे मैंने कल बताया 10,000 वाला ऑप्शन आ रहा था, हम्म। तो उस चीज में इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ और डिसेबल करके इनेबल कर सकता हूँ। ओके। तो उससे क्या होगा, जो भी कनेक्शंस हैं, जैसे फॉल्स वाले जो मैंने डिटेल दी थी, कि हम्म। अगर 10,000 लोड आ रहा है तो वो किस केस में आएगा, ट्रू के केस में भी आएगा, फॉल्स के केस में भी। ओके। फॉल्स मतलब जब कोई यूजर लॉगिन नहीं है सर्वर पे, और उस समय वो सर्वर फुल लोड दिखा रहा है, मतलब उस पे जो क्यू फॉर्म की वैल्यू आ रही है वो 10,000 आ रही है, तो उस हम्म। समय हम इसको यूज कर सकते ओके। हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम ऐसे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में सिट्रिक्स के अंदर। तो ये ऑप्शन आ रहा है क्लाइंट प्रिंटर कनेक्शन। क्या ऑप्शन आया यहाँ पे? This application can only be run inside an ICA session. ICA सेशन। ICA सेशन मींस जब आप सिट्रिक्स के URL के थ्रू कोई एप्लीकेशन रन करते ओके। हैं, मींस आपको पहले सिट्रिक्स का URL ओपन करना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड देना पड़ेगा। लॉगिन पासवर्ड देके फिर किसी एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे तब आएगा। और हम्म। वो होता है, एक बार लॉगिन कर लो जरा। वो जैसे अभी वेब इंटरफेस ओपन करेंगे, वेब इंटरफेस से लॉगिन करेंगे, तो मुझे कोई एक एप्लीकेशन दिखेगी, उस एप्लीकेशन को लॉन्च करके मैं जा सकता हूँ। यहीं पे मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, जब मैं एप्लीकेशन पब्लिश करता हूँ तो एक तो ऑप्शन आएगा मेरे पास एप्लीकेशन का, हम्म। दूसरा ऑप्शन आता है डेस्कटॉप का, तीसरा कंटेंट का। कंटेंट का। अगर मैं सर्वर डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो देखो सर्वर डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं आ रहा है। हम्म। सर्वर डेस्कटॉप पे ये सारे ऑप्शंस ग्रेड आउट हो गए। नेक्स्ट किया मैंने, मुझे सर्वर ऐड करना होगा। हम्म। मैंने एक सर्वर ऐड कर दिया, सपोज NF1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट किया, और इसके बाद ये मेरे से अलाउ कॉन्फ़िगर यूजर्स, मैंने मैंने एक यूजर ऐड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म। ठीक है, अब ये जो डेस्कटॉप है ये केवल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए विजिबल होगा। हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पे कुछ अजीब सा नाम था, ये है। हम्म। इसको मैं राइट क्लिक करके, अब मैं चाहता हूँ कोई चीजें चेंज करना है मुझे, प्रॉपर्टीज पे गया, शॉर्टकट प्रेजेंटेशन पे गया, चेंज आइकन, सिट्रिक्स डिफॉल्ट लेके मैंने इसको चेंज कर दिया, ये चेंज हो गया। ठीक है, और कुछ मुझे चेंज करना है कि कोई मुझे नया यूजर ऐड करना है, मैं यहाँ से जाके XA1
ऐड सिट्रिक्स, चेक किया, ओके किया, इस यूजर को भी मैंने ऐड कर दिया। ये हमने एक नया डेस्कटॉप ही ऐड कर दिया है। ये नया डेस्कटॉप ऐड कर दिया है, और हाँ। इस डेस्कटॉप को हम जब ओपन करेंगे तो इस डेस्कटॉप के अंदर से हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं या पर्टिकुलर टूल को रन कर सकते हैं अब इस जिसके लिए डेस्कटॉप के अंदर कौन-कौन से एप्लीकेशन अवेलेबल है वो कैसे देख सकते हैं? वो उस सर्वर पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी वो सारी आ जाएंगी। ओके, ओके। मीन्स हम XA1 पे जा रहे हैं ना, तो XA1 पे जो भी एप्लीकेशन है सेम डेस्कटॉप हमको मिलेगा। ओके, जो एप्लीकेशन मेरे इस सर्वर पे हैं वो सारी एप्लीकेशन उस डेस्कटॉप के अंदर है। ओके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक ये हो गया प्रिंटर, SSL कॉन्फ़िगरेशन, शैडो टास्क बार के लिए तो वो शेडोइंग के लिए होता है कि अगर मेरा कोई यूजर लॉगिन है तो उस पर राइट क्लिक करके शेडो ले सकते हैं। स्पीड स्क्रीन लेटेंसी, किस सर्वर पे हमें देखना है एप्लीकेशन, अगर हमें कोई ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, और एप्लीकेशन ऐड करने के बाद हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं स्पीड स्क्रीन लेटेंसी। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही सर्वर है, इस वजह से यहाँ पे ये एक सर्वर दिखा रहा है जिसपे स्पीड स्क्रीन लेटेंसी ऑन है। हेलो, ठीक। ओके। ओके। अब इस सर्वर पे आते हैं, यहाँ पे पहले मैं ओपन करता हूँ वेब इंटरफेस अपना, जो भी मेरा वेब इंटरफेस एप्लीकेशन है। इसमें नहीं है, मेरे ख्याल से ज़ेनएप 1 पे ही है, सिट्रिक्स वेब इंटरफेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये वेब इंटरफेस का कंसोल है, ये सारे इसके कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। सर्वर फॉर्म है, फॉर्म नेम है मेरा 6.5 ज़ेनएप 65। ठीक, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ आते हैं ये ज़ेनएप 65, जो ये 4 ब्लॉक बने होते हैं, ये होता है हुँ। मेरा फॉर्म। ओके। दिख रहा है? यस। अब मैं फिर से आता हूँ सर्वर फॉर्म पे, इस पे मैंने क्लिक किया, इसको एडिट किया। इस पे अगर मुझे मल्टीपल फॉर्म ऐड करना है तो मैं मल्टीपल फॉर्म ऐड कर सकता हूँ, 6.5 के, 7.x के नहीं होंगे, या तो 6.0 का होगा या तो 6.5 का होगा। ओके। ठीक है, हुँ। यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल सेट कर सकता हूँ, HTTPS होगा, HTTP होगा। HTTPS मतलब सिक्योर कनेक्शन 443। हुँ। ठीक है, और 80 मीन्स अनसिक्योर होगा, वो HTTP पे वर्क करेगा। HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है और HTTPS के लिए 443 होता है। 443 ओके। फिर ऑथेंटिकेशन मोड, अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट है, मीन्स सिंपल लॉगिन होगा, पास थ्रू, फिर पास थ्रू के बाद स्मार्ट कार्ड, अगर स्मार्ट कार्ड के लिए मुझे स्मार्ट कार्ड का सर्वर भी होता है, उसको ऐड करना होता है। हुँ। तो ये एक तरह से हो जाता है कि अगर मैं नेट स्केलर के थ्रू आ रहा हूँ तो नेट स्केलर में मेरा स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन चलेगा, पास थ्रू चलेगा, एक्सप्लिसिट सारा कुछ चलेगा। वहां पे डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, लाइक एक हुँ। ऑथेंटिकेशन मेरा एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू होगा, मींस LDAP, हुँ। जो AD का प्रोटोकॉल होता है, LDAP होता है। और हुँ। दूसरा मेरा स्मार्ट कार्ड के थ्रू होगा, या OTP आ रहा है मेरे पास, तो OTP जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगा। एक होता है, एक डिवाइस होती है जिसपे एक पिन जनरेट होता है, हुँ। उसमें, या आजकल वर्चुअल आ गई ये सारी चीजें, कि सिस्को का वर्चुअल टूल आ गया है, उस पे हर 1 मिनट पे वो क्या होता है कि एक नया पासवर्ड जनरेट करता है। जब आप VPN पे लॉगिन करते हो तो VPN पे कैसे लॉगिन करते हो? एक्चुअली मेरा तो आरएसए टोकन के थ्रू होता है। RSA टोकन के थ्रू, और RSA टोकन में जो कोड होता है वो कितनी देर में चेंज होता है? 10 सेकंड। तो अगर RSA भी करना है मुझे यहाँ पे, तो RSA मैं नेट स्केलर से अपना कॉन्फ़िगर करूंगा, और स्मार्ट कार्ड या पास थ्रू लगा के मैं उसको इनेबल कर दूंगा कि वो डुअल फैक्टर हुँ। ऑथेंटिकेशन हो जाए। पहला ऑथेंटिकेशन मुझे क्या देना होगा, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर नेम और पासवर्ड देना हुँ। होगा। देन उसके पास RSA टोकन का ID मांगेगा, वो जो उसमें पिन जनरेट होता है मेरा 6 डिजिट का, हुँ। वो मैं वहां पुट करूंगा, और उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा एनवायरमेंट।
ठीक है, ओके। तो ये हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर आता है वेबसाइट अपीयरेंस, कि अगर मुझे वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक अपीयरेंस पे मैं गया, लॉग ऑन स्क्रीन कैसी देनी है, हम्म। मिनिमम, फुल, हम्म। हेडर पे क्या देना है, अगर मुझे कलर चेंज करना है इसका, मैंने कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे मुझे अगर कोई अपना बैकग्राउंड सेट करना है, तो वो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे जाके तो पाथ ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा, वो लोगो मुझे मेरी सिट्रिक्स के यूआरएल पे दिखने लगेगा। ओके। सेम चीज फुल ग्राफिक मोड और लो मोड पे, दोनों पे ये जो सिट्रिक्स लोगो है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, पीएनजी फाइल बना के यहाँ पे रख दूँ मीडिया के अंदर। अब ये लोकेशन कहाँ होती है, ये लोकेशन होती है सिट्रिक्स वेब इंटरफेस के अंदर। मैं सी हम्म। ड्राइव में जाऊंगा, प्रोग्राम फाइल 86, इसके बाद सिट्रिक्स, फिर हम्म। नीचे की तरफ आएंगे, ये वेब इंटरफेस, और इसके अंदर मीडिया फाइल होगी कहीं ना कहीं, उस मीडिया फाइल को ब्राउज करना होगा मुझे। डब्ल्यू आई, एक मिनट, ये डब्ल्यू आई वेब इंटरफेस जिप, ये इंस्टॉलर है इसका, ये रही मीडिया फाइल, और ये मीडिया फाइल के अंदर सारे जीआईएफ और पीएनजी पड़े हुए हैं। अब इसमें कौन सा पीएनजी है ये मुझे चूज करना होगा। सिट्रिक्स लोगो हेडर, हम्म। सिट्रिक्स लोगो, हम्म। ये मिल गया। हम्म। इसका जीआईएफ भी है और पीएनजी भी, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ क्या है ये। सिट्रिक्स लोगो के अंदर जाहिर सी बात है कि सिट्रिक्स लोगो ही होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। हम्म। जीआईएफ पे देखते हैं क्या है। ये भी फाइल ब्लैंक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर चाहें, अब मैं मान लेता हूँ सिट्रिक्स लोगो हेडर पे ही आ जाते हैं, पीएनजी फाइल है, इसको राइट क्लिक करके एडिट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, कॉपी कर लेते हैं। हम्म। कॉपी करके मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। एडिट करते हैं इसको, एडिट करके बोल्ड किया, ठीक है। सेम पीएनजी को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। ओके। अब इसी पीएनजी को मैं ओवरराइट कर देता हूँ, ये वाली ऑप्शन, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट, कॉपी एंड, ठीक है। हम्म। ये ये चला गया यहाँ पे, हेडर ग्रेडियंट पीएनजी बैकग्राउंड के लिए है। हम्म। अब इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी फाइल है, हेडर एच,
ये रही फाइल, इसको कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, और इस फाइल को भी हम एडिट कर देते हैं। इसको ग्रीन कलर से, ठीक है। फिर इसके बाद लेआउट है, मुझे कैसे देना है, डिस्प्ले सेटिंग्स, एप्लीकेशन सर्च इनेबल, अलाउ यूजर टू चूज वेदर टू इनेबल सर्चिंग। अगर मुझे सर्चिंग का ऑप्शन देना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, नहीं देना है तो नहीं देना। ठीक, अब ओके। इस ऑप्शन को मैं बाद में देखता हूँ, पहले तो मैं वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू? अब ये साइट इस तरह से आ रही है, इट विल टेक सम टाइम टू ओपन। ओके। ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। इन बिटवीन वेबसाइट अपीयरेंस पे आ जाते हैं। अब ये है फुल ग्राफिक्स, लो ग्राफिक्स। अगर मैं लो ग्राफिक्स में सेलेक्ट करूंगा तो इस तरह से ओपन होगी साइट, ठीक है। ओके। एप्लीकेशंस ऐसे ओपन होगी। मैं लॉग ऑन और प्री लॉग ऑन, इस पे ये तीन ऑप्शन है। फुल ग्राफिक्स पे जाते हैं, लॉग ऑन इस तरह से आएगा, अभी मेरा फुल ग्राफिक्स चल रहा था। एप्लीकेशन ऐसे आएगी। अभी मैं इसको लो ग्राफिक्स पे करके और ओके कर, यही यूआरएल जो मेरा इस तरह से आ रहा है, ये आ गया। अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हम्म। हूँ। ये रिव्यू साइट अभी चेंज नहीं हुआ। वेबसाइट अपीयरेंस, ये फुल ग्राफिक्स ही आ रहा है, लो ग्राफिक्स की है, ओके की है। फिर से देखते हैं, ये अपीयरेंस, कोई नहीं, इसको लॉगिन कर लेते हैं पहले। ये है अब लॉगिन करेंगे तो जो मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पब्लिश की है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। फिर सिक्योर एक्सेस के लिए है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट करता हूँ तो इस पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड, डायरेक्ट, अल्टरनेट, ट्रांसलेटेड, गेटवे डायरेक्ट, गेटवे अल्टरनेट और गेटवे ट्रांसलेटेड। गेटवे वही चीज है जो आज की डेट में नेट स्केलर बोलते हैं। ओके। नेट स्केलर की जगह पे पहले गेटवे यूज होता था, तो गेटवे की तरह होता था, बट 6.5 में भी नेट स्केलर यूज होने लगा था।
तो अगर मैं गेटवे का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये नेट स्केलर से रिडायरेक्ट होके आएंगे सर। और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, मेन सिक्योर करने के लिए होता है environment को, कि कभी भी हमारी जो प्राइवेट आईपी है वो कहीं पे एक्सेसिबल नहीं होती है। अगर कोई यूआरएल एक्सेस करता है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि इसकी प्राइवेट आईपी क्या है। वो एक पब्लिक आईपी पे जाता है और जिसकी वजह से हैकिंग जो होती है वो टफ हो जाती है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की। तो इसको ओके। हैक से बचाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं नेट स्केलर या फायरवॉल डिवाइस या और भी सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक। उसके हम्म। बाद है, इसको डिलीट किया, फिर है रिसोर्स टाइप क्या देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन के लिए सिट्रिक्स ऑफलाइन प्लगइन चाहिए और हम्म। डुअल मोड देना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जहां पे मुझे स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन मैंने पब्लिश की है वहां पे डुअल मोड होता है। ओके। और नहीं, अगर स्ट्रीम्ड एप्लीकेशन नहीं है तो ऑनलाइन लेना होगा, और अगर दोनों ही है तो दोनों ही लेना होगा। ठीक है। हम्म। सिक्योर एक्सेस बता दिया है इसका ये। फिर क्लाइंट डिप्लॉयमेंट, नेटिव क्लाइंट, क्लाइंट फॉर जावा, और ये आरटीपी आता था पहले। तो क्लाइंट फॉर जावा आउटडेटेड हो गया था 6.5 में, इसलिए यूज नहीं करते थे, तो नेटिव क्लाइंट ही सिलेक्ट करते हैं। ओके। अब इसके लिए ये ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, मैनेज क्लाइंट डिप्लॉयमेंट देन। क्लाइंट फॉर जावा में अगर मान लो ऑडियो मैप नहीं हो रही मेरी तो यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है। हम्म। कोई भी जैसे क्लाइंट ड्राइव मैपिंग का इशू आ रहा है तो हम हमेशा वेब इंटरफेस पे जाके देखेंगे क्लाइंट मैप क्यों नहीं हो रही है। तो इधर यूजर प्रोफाइल का हो सकता है, या फिर जो क्लाइंट इंस्टॉल्ड है रिसीवर उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यहाँ से हो सकती है कि मैंने इन ऑप्शंस को चेक नहीं किया इसलिए वो सारी चीजें मैप नहीं हो रही। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट फॉर जावा यूज कर रहा है यूजर, तो उसको वही ऑप्शंस मिलेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए। अगर ऑडियो इनेबल नहीं है यहाँ तो ऑडियो उसके पास नहीं जाएगी, ड्राइव मैपिंग नहीं होगी। ठीक है। तो हम्म। उसके लिए हम ये चेक करते हैं, या तो हम उसके क्लाइंट को अपग्रेड करते हैं सिट्रिक्स रिसीवर पे, हम्म। या फिर हम इस पे जाके ये ऑप्शन इनेबल करते हैं। ये तब यूज होता है जब आईसीए क्लाइंट यूज करते थे। रिसीवर से पहले आईसीए क्लाइंट चलता था, उसके बाद रिसीवर आया है सिट्रिक्स रिसीवर, और आज की डेट में जो चल रहा है वो वर्क स्पेस वर्क क्लाइंट। स्पेस। हम्म। ठीक है। सेशन हम्म। सेटिंग। ठीक है, ये है यूजर कस्टमाइजेशन। फिर वेब सेशन कितने मिनट का सेशन होगा, सेशन डाउन टाइम आउट, कनेक्शन प्रेफरेंस किस तरह से देना है, कनेक्शन स्पीड कस्टम रहेगी, लो रहेगी, हाई, मीडियम, कलर किस तरह से, कलर क्वालिटी कैसे देनी है मुझे, साउंड क्वालिटी कैसे देनी है। बेसिकली इसको ज्यादा इसमें अगर हम जाते भी हैं तो हम्म। केवल वेब सेशन पे जाते हैं कि टाइम आउट हमें कम या ज्यादा करना है। ये वेब सेशन और जो आपने पहले भी एक सेशन का बताया था जो आरडीपी के अंदर जो सेट कर रहे थे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सेशन लिमिट होती है कि एक यूजर कितने टाइम तक या कितने सेशन क्रिएट कर सकता है। हम्म। मीन सपोज मैंने अभी एक डेस्कटॉप से लॉगिन किया। हम्म। अब मुझे लग रहा है यार मैं थोड़ी देर के लिए चला गया, मेरा सेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा डेस्कटॉप से, बट वो हम्म। सेशन एक्टिव रहेगा सर्वर पे। अब मैं हम्म। जाके दूसरे किसी लैपटॉप से लॉगिन कर लेता हूँ तो मेरे हम्म। उस समय क्या होंगे, दो सेशन एक्टिव हो जाएंगे। हम्म। तो मैं वहां पे सेशन लिमिट दे सकता हूँ कि पर यूजर सेशन लिमिट कितनी है। यूजर तभी दूसरे डेस्कटॉप पे लॉगिन करेगा जब उसका प्राइमरी सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट, हम्म। या फिर यही सेम सेशन जो मेरा इस लैपटॉप पे चल रहा है, जब मैं दूसरी जगह से लॉगिन करूं तो सेम सेशन वहां पे एज इट इज ट्रांसफर हो जाए। सेशन लिमिट हम्म। रहेगी। अगर हम्म। उसको दो मैं दे देता हूं तो दोनों जगह से वो सेशन ओपन कर सकता है। ये सेशन टाइम आउट क्या होता है कि अगर मैंने जैसे अभी वेब इंटरफेस ओपन किया है, मैंने लॉगिन भी कर लिया यहाँ, अब मैं यार चला जाता हूँ, हम्म। थोड़ी देर तक मैंने वेब इंटरफेस पे कोई काम नहीं किया, मैंने एप्लीकेशन लॉन्च की और एप्लीकेशन पे मैं काम करने लगा, वेब इंटरफेस में कोई मूवमेंट नहीं है मेरा, हम्म। तो कितनी देर तक मेरा ये सेशन एक्टिव ओके। है। अगर 20 मिनट का टाइम है और मैं पिछले 25 मिनट से किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, वापस मैं वेब इंटरफेस पे आऊंगा कि मैं कोई हम्म। दूसरी एप्लीकेशन ओपन करूं,
तो ये लॉक हो जाएगा, मुझे फिर से यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देके इसको लॉग इन करना होगा। ओके। ठीक है। अब मैंने जो डेस्कटॉप पब्लिश किया था, तो देखो डेस्कटॉप, एप्लीकेशन, कंटेंट, तीनों के टैब अलग अलग आ रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पे गया, ये जो अजीब से नाम वाला डेस्कटॉप मैंने लॉन्च किया, पब्लिश किया था, वो आ गया। एंड एरर अकॉर्ड, क्योंकि मेरे पास अभी आरडीएस कैन लाइसेंस नहीं है। कंटेंट, कंटेंट पे मैंने ये दे रखा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे यहाँ पे आती है। सेम चीज अगर स्टोर फ्रंट पे भी जाते हैं तो विजिबिलिटी मेरी सेम होती है लगभग। ओके, वेब स्टोर फ्रंट में क्या होता है कि मैं इसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे अभी वेब इंटरफेस में मैंने बताया था ना कि मैं लॉग ये चीजें चेंज कर सकता हूँ, इमेज लाइक वगैरह। कर सकता हूँ, इमेज बैकग्राउंड की चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। तो वो उस तरह से और ज्यादा कस्टमाइजेशन में मीन्स, मैं अगर इस पूरी वेबसाइट को चाहूँ तो पूरी वेबसाइट को चेंज कर सकता हूँ, नॉट इवन द बैकग्राउंड और लोगो। ओके। 6.5 में क्या था, लिमिटेशन थी कि मैं बैकग्राउंड और लोगो ही चेंज कर पाऊँ केवल। बट स्टोर फ्रंट में नहीं है, स्टोर फ्रंट में मैं पूरी HTML कोडिंग करके उसको अपने अकॉर्डिंग में चेंज कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ वेबसाइट को। ओके। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज में क्या क्या देना है, जैसे ये पीडीए इनेबल, पीडीए सिंक्रोनाइजेशन, अगर पीडीए यूज कर रहा है तो यूजर, फुल स्क्रीन मोड ओनली, फुल स्क्रीन मुझे देना है या नहीं देना है ऑन द लोकल कंप्यूटर, ऑन रिमोट सर्वर। इसके ऊपर एक ऑप्शन लिखा है अप्लाई विंडोज की कॉम्बिनेशन फॉर ऑल टैब। ऑल टैब किस लिए होता है पता है? नहीं। तो स्क्रीन को टॉगल कराने के लिए मैं भी ये ऑल ओके, टैब ओके। यूज करता हूँ, हाँ, ओके, ये ऑल्ट प्लस टैब। ओके। टॉगल कराने के लिए। तो हम्म। फिर डिवाइस नेम, यूजर डिवाइस नेम इसमें नहीं देना है। डिस्प्ले, अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले सेट कर देता हूँ तो पर्टिकुलर इसी साइज का डिस्प्ले ओपन होगा जब मैं वेब इंटरफेस से कोई एप्लीकेशन लॉन्च करूँ। और अगर मैं नहीं देता हूँ, इस पे मैंने कर दिया है यूजर कस्टमाइजेशन विंडो साइज, अलाउ यूजर टू कस्टमाइज विंडो साइज। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यूजर अपनी सेटिंग्स पे जाएगा यहाँ से, और वो इस चीज को कस्टमाइज कर सकता है। ओके। सेम ऑप्शन आ गया ना ये। ये ठीक है। विंडो साइज जो एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उनका होगा, हाँ, या फिर ये जो वेब जो इंटरफेस का डेस्कटॉप का है? नहीं, जो एप्लीकेशन लॉन्च होगी उसका। ओके, ओके। मान लो मैंने डेस्कटॉप लॉन्च किया, अब अगर डेस्कटॉप फुल स्क्रीन में लॉन्च हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसको मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीमलेस, फुल स्क्रीन, कस्टम डायमेंशन डायमेंशन दे सकता हूँ यहाँ से मैं, या परसेंटेज ऑफ स्क्रीन दे सकता हूँ। मुझे 80% चाहिए, ये 100% स्क्रीन है मेरी पूरी। अब मैं 80% देता हूँ तो इतने पे आ जाएगी स्क्रीन मेरी। तो बैकग्राउंड पे अगर मुझे किसी पे जाना है तो बस मुझे क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड में पहुंच जाऊंगा। तो वो यूजर अपने अकॉर्डिंग कर सके, वो हम कस्टमाइज वहां से कर सकते हैं। हाँ, एक ठीक। चीज पूछनी थी आपसे हम्म। कि सम कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे कोई डेस्कटॉप या एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया हम्म। सिट्रिक्स से, हम्म। तो बेसिकली जब उसमें कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो हमारी लोकल मशीन उससे अवेयर नहीं रहती है। हम्म। डाउनलोड हो रहा है तो जैसे कॉपी पेस्ट भी है तो वो उस सेशन के अंदर ही रहेगा, उस डेस्कटॉप के अंदर ही रहेगा। हाँ, बट वो बट हाँ, हम्म बोलो, बोलो। बट समटाइम ऐसा होता है कि वो कुछ डाउनलोड किया तो बाद में देखा कि वो लोकल मशीन में भी आ गया, तो वो कहाँ पे सिट्रिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं, ये कहाँ? वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक्चुअली चीजें होती हैं सिट्रिक्स की पॉलिसी। अभी मैं पॉलिसी के बारे में बताया नहीं मैंने। हम्म वो सिट्रिक्स की पॉलिसी होती है जैसे लोकल ड्राइव मैपिंग। अगर हम्म लोकल ड्राइव मैपिंग मैं करता हूँ तो आपकी जो लोकल ड्राइव होगी हम्म उस सेशन पे, मतलब उस पर्टिकुलर डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, वो भी हम्म मैप हो जाएगी, उस पे आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज की, अगर मान लो मैंने इसे सिट्रिक्स के डेस्कटॉप पे हूँ, हम्म ये सपोज करो मेरा सिट्रिक्स का डेस्कटॉप है, और ये हम्म मेरा जो डेस्कटॉप है, ये मेरा पर्सनल डेस्कटॉप है। अब इस पे मैं हम्म एक फोल्डर बनाता हूँ या फाइल बनाता हूँ। ठीक है। हम्म अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं अपने सिट्रिक्स के एनवायरनमेंट में लेके जाऊँ, राइट। हम्म तो अगर मैं सिट्रिक्स की पॉलिसीज नहीं अप्लाई की हैं इस पे, तो मैं जब यहाँ पे ले जाऊंगा तो हम्म इस टाइप का ये ऑप्शन आएगा।
या हाँ। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करने पे आएगा एक्सेस डिनाइड। हम्म। ठीक। या फिर कभी क्या होता है कि मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, सिंपल आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये हम्म। यहाँ पे कॉपी जो फाइल है वो पेस्ट ना होके वो आ जाती है एक्सेस डिनाइड। तो ये सारी हम्म। चीजें जो होती हैं वो एक्सेस का मैटर करती हैं कि हमने कौन सी पॉलिसी किस टाइप से अप्लाई की है और इसके लिए हमें कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है। लाइक अभी ये सारी चीजें इसीलिए मैंने पॉलिसी के बारे में अभी बताया नहीं था। एक बार फिर से व्यू करा सकते हैं। ये है पॉलिसीज। पॉलिसीज। हम्म। अगर इस पे मैं आऊंगा, इस पे दो टाइप की पॉलिसी, यूजर पॉलिसी और कंप्यूटर पॉलिसी। हम्म। अब मुझे पता होना चाहिए कि यूजर पॉलिसी में क्या आएगा और कंप्यूटर पॉलिसी में क्या हम्म। है। अब यहाँ पे तो बहुत सी कम पॉलिसीज जो है बहुत कम है, क्योंकि विंडोज की पॉलिसीज अलग है, सिट्रिक्स की अलग है। लेकिन जब 7.x में जाएंगे तो इंटीग्रेट हो गई दोनों policy। मतलब आप हम्म। विंडोज की पॉलिसीज भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 100 पॉलिसीज दिखाई दे रही है तो 600 पॉलिसीज आपको 7.15 मिलेगी। वहां पे कॉम्बिनेशन मिलेगा विंडोज और सिट्रिक्स। ठीक। हम्म। अब चीजें आती हैं फाइल रिडायरेक्शन। मैंने फाइल रिडायरेक्शन इनेबल किया है कि नहीं किया है, उस पर डिपेंड करता है। फिर ये तो प्रिंटर के लिए है। फिर ये सेशन लिमिट है, कितनी सेशन लिमिट हम दे सकते हैं, कल भी मैंने इसका बताया। हम्म। ठीक। एक तो फाइल रिडायरेक्शन होना चाहिए, फोल्डर रिडायरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा अगर कंप्यूटर पे आते हैं तो कंप्यूटर पॉलिसीज में भी शेयरिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग। यानी यहाँ पे केवल फाइल और फोल्डर रिडायरेक्शन चलता है। अगर आप फाइल और फोल्डर रिडायरेक्शन चला रहे हो और विंडोज की पॉलिसीज से अप्लाई कर सकते हो आपने, विंडोज की पॉलिसीज मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में जब 7.x का एनवायरनमेंट सेट करेंगे, हम्म। और कैसे फाइल्स कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे उसको अलाउ करते हैं, कैसे डिनाई करते ओके। और कोई लॉग भी जनरेट होता है क्या? हैं। हाँ, लॉग भी जनरेट होता है, सिट्रिक्स का लॉग अलग आता है हम्म। और विंडोज के लॉग अलग होते हैं। अगर विंडोज के लॉग मुझे देखने हैं तो इवेंट लॉग्स में जाएंगे। सिट्रिक्स के लॉग देखने के लिए मुझे मॉनिटरिंग टूल चाहिए, जैसे लाइक एज साइट और डायरेक्टर्स। ओके। और यूजर यूजर वाइज भी अलग अलग लॉग जनरेट होते होंगे? हाँ, यूजर वाइज भी अलग लॉग भी जनरेट होते हैं, अलग रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं उनकी हम मॉनिटरिंग टूल के ही थ्रू। ओके। ये होता है इवेंट VWR विंडोज के लिए। इससे हम विंडोज के लॉग चेक कर सकते हैं। ये आप अपने डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो कमांड यूज करके, इवेंट VWR इवेंट लॉग, या तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाके इवेंट लॉग लिखोगे तो ये सारे। अब ये जो भी एरर है सिट्रिक्स के, ये यहाँ पे शो कर। ठीक है। ओके।